हाँ भाई, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड, जो आपकी स्पेशल बीएड है उसके सेकंड ईयर के पेपर रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। कौन से पेपर? रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसकी बात करेंगे। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ठीक है, इस पेपर की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो सभी देखने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक तो बने ही रहेंगे ऑब्वियस, आप ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला एक टॉपिक है आपका, कौन सा? ये आपका थर्ड यूनिट का टॉपिक आज शुरू करेंगे। थर्ड में है, सॉरी थर्ड में नहीं है, सेकंड यूनिट में है आपके। ये है अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज ए प्रोसेस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज ए प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके अंदर दो तीन टॉपिक हैं, जैसे इंटेंट हो गया, ऑडियंस हो गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो बात हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज ए प्रोसेस। टॉपिक का नाम लिख ही लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज ए प्रोसेस, ठीक है, ये है टॉपिक। इसके अंदर दो तीन चार चीज हैं जिनमें इंटेंट है, ऑडियंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले प्री राइटिंग देखते हैं, ठीक है, पहला जो स्टेप है प्री राइटिंग वो देखते हैं। प्री राइटिंग, प्री राइटिंग के अंदर क्या आता है? प्री राइटिंग के अंदर आता है, तीन स्टेप आते हैं। जो पहला स्टेप है वो है टॉपिक चूज करना, लिखने से पहले टॉपिक चूज करना, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि उसके बारे में आइडिया जो है वो गैदर करना, डिसाइड करना कि जो आइडिया आप सोच रहे हैं वो कैसे यूज करना है। जो भी आइडिया आप चाह रहे हैं वो मतलब टॉपिक के बारे में सोचना, ठीक है। फिर तीसरा है, सोच लिया आपने, उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। फिर दूसरी चीज आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग या जिसको एक ड्राफ्टिंग भी कह देते हैं, ड्राफ्टिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो पूरा लिखा हमने शुरू से अंत तक वो लिखना है, मतलब जो सोचा था पहले ये उसको लिखना है, दोबारा लिखना है, जो भी इंटेंट था उसको दोबारा लिखना है। इसके अंदर भी कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले जो लिखा है उसको चेक करना, दोबारा फिर चुपचाप पढ़ना, फिर जहां पे कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है वो चीज इसमें देखी जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके बाद में, फिर ये जो दो स्टेप हो गए राइटिंग के, फिर आता है पीयर। आपने लिख लिया, अब किसी दूसरे पर्सन से, अपने साथी से जो लिखा है उसको चेक करवाएं, एक्सचेंज, आप उसका चेक कीजिए और वो जो है वो आपका चेक करेगा। जो भी कमी वगैरह होगी उनको मतलब पता चलेगा इससे, ठीक है। फिर आता है रिवाइज आइडिया। ये चीज होने के बाद जो आइडिया था उसको रिवाइज करते हैं, रिवाइज आइडिया, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, जो लिखा गया है उसको प्रूफ रीडिंग से पहले एक बार रिवाइज किया जाता है, फिर दोबारा लिखा जाता है रिवाइज करने के बाद। रीराइटिंग, रीराइटिंग हो गया, यानी दोबारा राइटिंग की जाती है। अब आता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है, जो लिख लिया उसको दोबारा से पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो भी ग्रामर की, अलाइनमेंट की जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनको दोबारा से मतलब दूर किया जाता है,
तो ये इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, ठीक है। और जो लास्ट है वो होता है पब्लिशिंग। लास्ट में जो भी हमने लिखा उसको पब्लिश करवा देना। तो ये कुछ स्टेप्स थे राइटिंग के, कैसे कुछ भी अपन लिखते हैं, मतलब पूरा जो राइटिंग का प्रोसेस है वो हम इनसे ही समझते हैं, ठीक है। फिर एक आता है ऑडियंस, इसी के अंदर सब टॉपिक है ऑडियंस का, उसको भी अपन पढ़ते हैं। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, कभी कभी कोई घटना जो अपने लिए लिखते हैं उसमें ऑडियंस दूसरों के साथ हम भी होते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस का मतलब यही होता है जो भी आपकी बात सुनता है, जो रिव्यू करता है, जिसके लिए आप लिखते हैं वो ऑडियंस होती है, जिसके सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं वो होती है ऑडियंस, ठीक है। अब आता है मल्टी डायमेंशन। जो अपना कंटेंट होता है उसको इफेक्टिव रूप देने के लिए हम वीडियो चार्ट का, ग्राफ्स का, चित्र का, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, तो वो होता है इफेक्टिव या मल्टी डायमेंशन। अब आते हैं लिखते टाइम कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। लिखते समय कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो जागरूकता। जागरूकता किस चीज की? पहला पॉइंट है जागरूकता। जागरूकता किस चीज की? जो भी ऑडियंस है, उस जिसके लिए आप लिख रहे हैं, जिस तक आपका कंटेंट पहुंचाना है, उसके विचार, इंटरेस्ट, मूल्य, पसंद नापसंद का ध्यान रखकर लिखना चाहिए, उस बारे में अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। फिर है रिसर्च। रिसर्च का क्या मतलब है? जो अपना टॉपिक है उसको उचित कंटेंट को लेते हुए एवं उसको अच्छा बनाने के लिए सभी उचित पॉइंट्स को कवर किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे से ऑडियंस, कंटेंट, टॉपिक, मतलब सब कुछ अच्छे से सेट करना चाहिए। फिर है इंस्पायर। इसमें क्या आता है? इसमें ऐसा क्वेश्चंस वगैरह ऐसे डालने चाहिए जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, ठीक है। नए विचार होने चाहिए, कंटेंट जो है वो नया होना चाहिए, ऑडियंस को इंटरटेनमेंट करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, मतलब ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए, मेन बात ये है। वॉइस जो है उसका व्यक्तित्व, लिखावट, लिखे गए विचारों को दर्शाता है। जो वॉइस होती है, जो भी मान लीजिए हम कुछ परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं तो उसकी जो वॉइस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो कंटेंट है वो आई प्लेजिंग होना चाहिए, मतलब जो आंखों को, ठीक है, आंखों को देखने में अच्छा लगे। जो कंटेंट लिखा है, पैराग्राफ लिखा, आर्टिकल लिखा है, वो देखने में अच्छा होना चाहिए। उसकी जो लिखावट है, ओवरऑल जो पूरा सरफेस मैकेनिज्म है वो अच्छे से यूज होना चाहिए। फिर आता है टाइटल। टाइटल भी क्रिस्पी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। आपने जो लिखा है उसकी जो अंदर है उसको दर्शाने वाला होना चाहिए। नकारात्मक शब्दों का जो प्रयोग है वो ज्यादा नहीं करना चाहिए, उचित ढंग से करना चाहिए। और फिर लास्ट में आता है प्रमोशन। जो हमने लिखा है, जो भी हमने लिखा है उसका उचित प्लेटफॉर्म पर, उचित स्थान पर उसको पब्लिश करना, ठीक है, या बताना, ये सारी चीजें आती हैं प्रमोशन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन सी बातें जो थी वो ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम कहें कि निष्कर्ष क्या निकलता है राइटिंग का, मतलब लिखते टाइम क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखने से पहले एक रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं, किस प्रकार से लिखना है,
कौन सा टाइटल होगा, पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में क्या आएगा, मिड में क्या आएगा, जो लास्ट होगा उसमें क्या आएगा, ये जो सारी चीजें हैं ये फाइनल करने से पहले ही माइंड में मैप बना लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राइटिंग से संबंधित हो गया। अब जो है अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे ग्रामर, ग्रामर का। जो ग्रामर का टॉपिक है, हिंदी में जिसे भाषा कहते हैं, तो व्याकरण भाषा की आवाज और उसकी संरचना, किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है वो उसकी आवाज और उसका स्ट्रक्चर होता है। सारी भाषाएं सबकी एक ग्रामर होती है जो उस भाषा के आवाज का काम करती है। ठीक है, जब भी जैसे बच्चे होते हैं उनको व्याकरण संबंधी लैंग्वेज सीखने से पहले या व्याकरण लैंग्वेज के लिए उसकी जो ग्रामर होती है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और बात करें राइटिंग की, तो ग्रामर का नॉलेज होगा तब ही राइटिंग अच्छी होगी, वरना इतनी त्रुटियां हो जाएंगी कि दूर होना संभव नहीं होगा। ठीक है, ग्रामर के द्वारा ही जो त्रुटियां हैं वो अलग की जा सकती हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है जो शब्दकोश होता है, मतलब शब्दों का भंडार कितना है आपके पास, उसके हिसाब से ही। और ये जो शब्द भंडार है ये सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, अलग अलग तरीकों से बढ़ता है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें हैं। तो शब्दकोश कितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स हैं, कितनी नॉलेज है, वो सारी चीजें शब्दकोश में आते हैं। शब्दकोश भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल वर्ड हो गया कोई भी, फिर एक होते हैं समानार्थी शब्द, एक ही शब्द के जैसे कई अर्थ निकलते हैं। फिर एक होते हैं एक ही युग्म शब्द जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है और मतलब मात्रा का ही अंतर होता है, अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति होता है, इंसान होता है, उसमें एज बढ़ने के साथ साथ जो शब्द कोश है, शब्द भंडार है, वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके आगे जो है वो हम पढ़ेंगे कुछ अगला टॉपिक, जिसमें है हैंड राइटिंग। हैंड बिल्कुल आसान आसान टॉपिक है, इनमें कुछ ज्यादा करवाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का अपना एक इतिहास है। शिक्षा में लेखन जो है, लेखन कौशल को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारी पढ़ने की, लिखने की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, तथा अक्षरों की जो बनावट है उनकी पहचान होती है। जो अच्छी लिखावट होती है वो अच्छे लेखन के लिए व्यक्ति, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। ठीक है, और बेसिक टूल भी है पढ़ाई लिखाई के लिए। गृह कार्य देते हैं उनको करने में सहायक होता है, कोई भी अपने विचार लिखकर प्रस्तुत करने में सहायक, स्टोर करने में, लिख के स्टोर करने में भी ये सहायक है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जो हमारे मस्तिष्क में आइडिया हैं उनको हम लिखकर संयोग सजाकर मतलब लिख कर रख सकते हैं राइटिंग के द्वारा, हैंड राइटिंग के द्वारा। ठीक है, लिख कर हम मतलब बोल के कितने दिन याद रख पाएंगे, अगर लिखी हुई कोई चीज है तो वो काफी समय तक, बहुत ज्यादा समय तक हो जाती है। और लेखन से हमारी जो पठन कौशल है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, फिर आता है नीटनेस। नीटनेस क्या होती है, जो अक्सर हम लिखते हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूं तो इनमें कितनी नीटनेस है, कितनी सफाई आप देख रहे होंगे, ज्यादा नहीं है। बट नीटनेस का तात्पर्य ये होता है जो हमारी लिखावट है उसको प्रिडिक्ट करता है। जैसे देख के अगर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो आप सोचेंगे कि कंटेंट भी अच्छा हो गया, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, किस चीज का, साफ लिखाई का, नीटनेस वही होता है। फिर आता है कि टर्म स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब है जैसे जो अक्षरों के बीच में स्पेस होता है, लेटर्स के बीच में, फिर जैसे कोई पैराग्राफ या
सेंटेंस लिखा तो वर्ड्स के बीच में स्पेस कितना है, मान लीजिए एक के बीच में थोड़ा है, दूसरे के बीच में ज्यादा कर दिया तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मतलब एक ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन है देखने में स्पेसिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फिर आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट देखिए, हमने कॉपी देखी है, अपना जो रजिस्टर होता है उसमें एक हाशिया टाइप मतलब ऊपर होता है और एक साइड में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ये लिखने के लिए होता है, तो वो अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाइड अलाइनमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अपन कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए फोर साइड चीज पे लिखते हैं तो अलाइनमेंट रख के लिखना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग जो है एक लाइन सिद्ध से होनी चाहिए अक्षरों की। देखिए जैसे ये सिद्ध है तो यहाँ अक्षरों की अलाइनमेंट नहीं है, ये थोड़े तिरछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है चीज अलाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्फ एडिटिंग और पीयर एडिटिंग। जब भी हम राइटिंग करते हैं तो हमने प्रोसेस जो स्टेप्स देखे थे राइटिंग के, उनमें एक चीज देखी थी कि एडिटिंग जो है वो करवाते हैं दूसरों से। तो एडिटिंग के टाइम लिख लेते हैं सेल्फ एडिटिंग एंड पीयर एडिटिंग। ठीक है, सेल्फ एडिटिंग एंड पीयर एडिटिंग। तो एडिटिंग करते टाइम बहुत सारी जो चीजें हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें सबसे इफेक्टिव तरीका समय के कार्य को ऊंचा बोलकर पढ़ना है। ठीक है, दरअसल बोले हुए शब्दों को जब हम खुद ही सुनते हैं ना तो हमें प्रीपोजिशन उसकी जो मतलब ग्रामर वगैरह काफी हद तक पता चल जाती है कि ये सही है या गलत। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है अपने ही लिखे हुए को एडिट करना। फिर लाइन टू लाइन पढ़ के देखना। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं सेल्फ एडिटिंग में। फिर पीयर एडिटिंग का क्या मतलब है? पीयर एडिटिंग का जो मूल्यांकन है एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, पीयर एडिटिंग एकला नहीं किया जाता, एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के दूसरों के द्वारा, बात है दूसरों के द्वारा करवाया जाता है, जिससे जो भी हमने लिखा उसके अंदर जो कमी होती है वो बता दी जाती है और हम इसको ड्राफ्ट दोबारा मतलब राइटिंग करके उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं कमी बेसी होती है वो पूरा कर लेते हैं। फिर एडवांटेज क्या है इसके, जो पीयर एडिटिंग है इसके क्या फायदे हैं? बात यह है कि जो ग्रामर संबंधी जो मिस्टेक होती हैं वो दूर की जा सकती है। कंटेंट जो है उसके ऊपर फीडबैक दिया जा सकता है जो पीयर्स होते हैं, और सजेशंस भी नए नए आ जाते हैं, तो हमें सुधार का मौका भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये था सेल्फ एडिटिंग और पीयर एडिटिंग। इसके बाद एक टॉपिक आता है पठन कौशल का, रीडिंग स्किल्स, पठन कौशल। पठन कौशल का एक टॉपिक आता है। तो पठन कौशल क्या है? पठन कौशल का जो एक प्रारूप है, क्या है? अनुभव का एक प्रारूप है। यह स्व शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे मतलब जो पढ़ना है वो सेल्फ खुद शिक्षा लेने के लिए उपयोगी माध्यम है। ठीक है, पढ़ने की प्रक्रिया में साइट ऑडियो सीन प्रमुख तत्व हैं। क्या क्या? इनको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जो सिंबल है, सेंस है, साउंड है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए जो इंग्लिश है, इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स का जो मुख्य उद्देश्य वो है प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, फ्लुएंसी आए और वाक्यों की जो समझना है उसकी क्षमता बढ़ जाए, और बोलना तो आना मतलब इससे बढ़ेगा ही। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेज होते हैं, स्टेज ऑफ रीडिंग स्किल। स्टेज ऑफ रीडिंग स्किल, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है प्रिपेरेटरी स्टेज। प्रिपेरेटरी स्टेज
प्रिपरेटरी स्टेज। दूसरी जो स्टेज आती है वो है प्रोडक्टिव स्टेज। प्रोडक्टिव स्टेज। जो तीसरी स्टेज है वो है इमेजिनेशन एंड रियलाइजेशन की। ठीक है, ये आप, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको जो पीडीएफ उपलब्ध है इसके नीचे उसमें ये सारे मिल जाएंगे। कौन सी है? इमेजिनेशन स्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं जो पठन कौशल है या रीडिंग स्किल है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स में आता है लाउड रीडिंग हो गया, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग, लाइब्रेरी रीडिंग, ये सारी चीजें और इसके अंदर आ जाती हैं। कौन कौन सी? लाउड। लाउड का मतलब होता है जोर जोर से एक बच्चा बोलता है उसके पीछे, मतलब मॉडल रीडिंग जो होती है वो इसमें आ जाती है। ठीक है, इसके अपने लाभ हानि है। फिर आता है साइलेंट रीडिंग, इसके भी अपने लाभ हानि है। इंटेंसिव जो रीडिंग है वो होती है एक गहन अध्ययन। इंटेंसिव रीडिंग होती है पाठ को मतलब गहनता से, गहराई से, पूर्ण रूप से पढ़ा जाता है। उत्सुकता होती है इसके अंदर। ठीक है, उत्सुकता बनी रहती है। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या है? इसमें जो डिटेल स्टडी ना करके पैसेज के जो ओवरऑल मीनिंग होता है उसको पढ़ा जाता है। ये होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। फिर आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री रीडिंग ये भी एक्सटेंसिव रीडिंग का ही एक रूप है। इसके अंदर एक समय पर मिलते जुलते पाठों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर आता है लाइब्रेरी रीडिंग। लाइब्रेरी रीडिंग के बारे में आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है, लाइब्रेरी में चुपचाप जो अपनी मर्जी की किताब वगैरह है जो भी है उनको लेकर पढ़ा जाता है। तो आज की ये जो वीडियो थी इसमें इतने ही टॉपिक्स करेंगे। इसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में, बाकी के जो इसका पेपर का जो मैटर रहता है वो आगे की वीडियोज में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।